हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। पिक्चर अभी बाकी है। और दोस्तों, आज की हमारी मूवी है गोल्ड रन। ये मूवी एक बहुत ही अच्छी ड्रामा थ्रिलर वॉर मूवी है और इस मूवी की IMDb रेटिंग 6.7 है। इसलिए दोस्तों, इस मूवी को देखने में आपको बहुत ही मजा आने वाला है। इसलिए हमेशा की तरह हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। साथ ही साथ यदि आप लोगों ने अभी तक भी हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलिए, क्योंकि आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ही कीमती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें 8 अप्रैल 1940 की नॉर्वे की घटना बताई जाती है। ये वो वक्त था जब जर्मन सेना नॉर्वे की तरफ बढ़ रही थी, नॉर्वे पर कब्जा करने के लिए। और फिल्म की शुरुआत में हमें फ्रेडरिक हसलैंड नाम के आदमी का घर दिखाया जाता है, जो कि अपने घर में अपनी बच्ची का बर्थडे सेलिब्रेट करने की तैयारी कर रहा होता है। घर में और भी बच्चे मौजूद होते हैं। तभी वहाँ पर फ्रेडरिक की बहन नीना हसलैंड आती है और वो भी फ्रेडरिक की बेटी को बर्थडे विश करने लगती है। फ्रेडरिक अपनी बच्ची के लिए केक लेकर आता है और वो सभी लोग बर्थडे सॉन्ग गाने लगते हैं। तभी उन सभी को सायरन बजने की आवाजें आने लगती है। ये सायरन युद्ध का अलार्म था और सभी के लिए चेतावनी थी कि वो लोग सुरक्षित जगह पर जाकर बैठ जाए। सायरन की आवाज सुनकर फ्रेडरिक समझ जाता है कि जर्मन सेना नॉर्वे में एंटर कर चुकी है और जर्मनी के प्लेन अब नॉर्वे में बॉम्बिंग करने वाले हैं। तब फ्रेडरिक केक की कैंडल को बुझाकर सभी लोगों को नीचे बेसमेंट में चलने के लिए कहता है और आगे वो सभी लोग घर के नीचे बने बेसमेंट में चले जाते हैं और उसके बाद वो सभी लोग बेसमेंट में बर्थडे सेलिब्रेट करते हैं। अब मूवी के अगले सीन में हमें नॉर्वे के सेंट्रल बैंक का वॉल्ट रूम दिखाया जाता है, जिसके अंदर पूरे देश का गोल्ड रिजर्व रखा हुआ था। और सेंट्रल बैंक का गवर्नर उस गोल्ड को लेकर चिंता में होता है कि कहीं वो गोल्ड जर्मन सेना के हाथ न लग जाए। इसलिए गवर्नर अपने स्टाफ से बोलकर सारे गोल्ड बार को लकड़ी की पेटियों में पैक करवाने लगता है और स्टाफ बड़ी तेजी से उन पूरे गोल्ड बार को लकड़ी की पेटियों में पैक कर देता है। आगे हमें दिखाया जाता है कि पूरा वॉल्ट रूम लकड़ी की पेटियों से भर चुका होता है, जिसके अंदर काफी सारे गोल्ड बार थे। जर्मन सेना भी वॉरशिप लेकर शहरों के अंदर घुस चुकी होती है और उसने शहरों को कब्जाना शुरू कर लिया था। सेंट्रल बैंक का गवर्नर उस गोल्ड बार की पेटियों को लेकर परेशान होता है और इस बारे में वो सिक्योरिटी ऑफिस से डिस्कस करता है। तब सिक्योरिटी ऑफिसर गवर्नर से पूछता है, हमें इन सारे गोल्ड को कब ले जाना है? तब गवर्नर कहता है, हमारे पास टाइम कहाँ बचा है, क्योंकि जर्मन तो देश में एंटर हो चुके हैं और वो कभी भी सेंट्रल बैंक पे धावा बोलने आ सकते हैं। तब वो सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है, लेकिन इतने सारे गोल्ड को ले जाने के लिए तो हमें 20 से 25 लॉरी लग सकती है। तब गवर्नर कहता है, तो ठीक है, 20-25 लॉरी कहीं से भी लेकर आओ। तब वो सिक्योरिटी ऑफिसर कहता है, लेकिन हमारे पास 20 से 25 लॉरी नहीं है। आप क्या चाहते हैं कि अब मैं लोगों से लॉरियां हाईजेक करूं? तब गवर्नर कहता है, ये अच्छा आइडिया है, तुम कहीं से भी मुझे लॉरी का इंतजाम करके दो। ये सुनकर वो सिक्योरिटी ऑफिसर लॉरी का इंतजाम करने वहाँ से चला जाता है और तभी वहाँ पर बैंक में काम करने वाला इंगवर नाम का एम्प्लॉय आता है। तब गवर्नर इंगवर से कहता है, हमारा मिशन बिल्कुल क्लियर है, हमें यहाँ से सोना ले जाने के लिए गाड़ियाँ चाहिए। ये सुनकर इंगवर कहता है, लेकिन ये काम तो मेरे जॉब डिस्क्रिप्शन में नहीं है, मैं ये काम कैसे कर सकता हूँ? तब गवर्नर कहता है, तो आज तुम्हारी यही जॉब है, ये रोजाना की तरह ऑर्डनरी डे नहीं है। और ऐसा कहकर गवर्नर वहाँ से चला जाता है। अब मूवी में हम वापस से फ्रेडरिक की फैमिली को देखते हैं, जहाँ पर फ्रेडरिक की वाइफ और उसकी बेटी जल्दी जल्दी अपना सामान पैक कर रहे होते हैं। तब फ्रेडरिक वहाँ पर आकर अपनी वाइफ से कहता है, मैं कुछ घंटों बाद आऊंगा। तब फ्रेडरिक की वाइफ कहती है, हमें ऊपर से प्लेन उड़ने की आवाज आ रही है और तुम इसका मतलब समझ सकते हो कि इसका मतलब क्या है फ्रेडरिक? तब फ्रेडरिक कहता है, तुम सही बोल रही हो, पर मैं इसे सब कुछ छोड़कर नहीं आ सकता। हमारे ऑफिस में कई सारी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है और वो सारी इन्फॉर्मेशन जर्मन्स के हाथ लगना बहुत बुरा होगा। तब फ्रेडरिक की वाइफ उसे आकर कहती है, तुम ऑफिस को लीड नहीं करते हो, तुम बस वहाँ पर एक सेक्रेटरी हो। ये सुनकर फ्रेडरिक कहता है, तुम सही बोल रही हो, पर मुझे जो टास्क दिया गया है वो मैं पूरा करूंगा और कुछ ही घंटों बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। अब मूवी के अगले सीन में फ्रेडरिक अपने ऑफिस में होता है और फ्रेडरिक के ऑफिस का स्टाफ उसे ऑफिस में मौजूद सारे डॉक्यूमेंट दिखाता है। जिन जिन डॉक्यूमेंट को फ्रेडरिक कहता है कि उसे जला दो, उन डॉक्यूमेंट को फ्रेडरिक के ऑफिस का स्टाफ जला देता है। तब फ्रेडरिक कॉल अटेंड करके फाइनेंस मिनिस्टर से पूछता है, ऑस्कर क्या तुम ठीक हो? तब ऑस्कर कहता है, हाँ मैं ठीक हूँ, पर मुझे एक ड्राइवर चाहिए, मैं यहाँ से जल्द निकलना चाहता हूँ। मुझे कोई ऐसा चाहिए जिस पर मैं विश्वास कर सकूँ, एक पुराना दोस्त तुम्हारी तरह। यह सुनकर फ्रेडरिक कहता है, ठीक है, मैं समझ गया, मैं जल्द से जल्द वहाँ पर पहुँचता हूँ। आगे फ्रेडरिक जल्दी जल्दी अपने घर पर जाता है ताकि वो अपनी वाइफ के साथ वहाँ से निकल सके, पर फ्रेडरिक को उसके घर पर उसकी वाइफ और उसकी बेटी नहीं मिलते। वहाँ पर फ्रेडरिक की वाइफ ने फ्रेडरिक के लिए एक लेटर छोड़ा था जिस पर लिखा हुआ था, फ्रेडरिक जितना जल्दी हो सके तुम यहाँ पर आ जाओ। ये पढ़कर फ्रेडरिक समझ जाता है कि उसकी वाइफ और उसकी बेटी वहाँ से निकल चुके हैं। अब मूवी के अगले सीन में हम ऑड हेनरी नाम के आदमी को देखते हैं, जिसका एक ट्रक होता है और वो उसके द्वारा दुकानों पे सामान छोड़ने जाता है। ऑड अपना काम कर ही रहा होता है, तभी वो देखता है कि एक आदमी उसके ट्रक में घुसने की कोशिश कर रहा था। ऑड उस आदमी को बाहर निकालता है और उसे मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि वो आदमी इंगवर था।
जो कि सेंट्रल बैंक में काम करता था। तब इंगवर ऑड को समझाता है, मैं तुम्हारी गाड़ी चोरी नहीं करने आया था, बल्कि मैं तुम्हें कुछ बताना चाहता हूँ। मैं नॉर्वे के सेंट्रल बैंक में काम करता हूँ और मुझे ट्रांसपोर्ट करने के लिए एक गाड़ी की जरूरत है। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मिशन है और हमें जल्द से जल्द लिली हैमर तक पहुँचना है। यह सुनकर ऑड नाम का वो आदमी इंगवर के साथ जाने के लिए तैयार हो जाता है। आगे नॉर्वे सेंट्रल बैंक के बाहर कई सारी गाड़ियां आ चुकी होती है और उनमें सोने की पेटियां लादी जा रही होती है। तभी वहां इंगवर भी गाड़ी लेकर पहुंच जाता है और वो गवर्नर से कहता है, मैं लॉरी और ड्राइवर दोनों को लेकर आ गया हूं। तभी वहां पर उनके ऊपर से जर्मन आर्मी के प्लेन्स गुजरने लगते हैं। हम मूवी के अगले सीन में हम फेडरिक की बहन निनी हसलैंड को देखते हैं। वो भी एक गवर्नमेंट ऑफिस में काम करती है। उसके ऑफिस के बाहर जर्मनी के प्लेन उड़ने की आवाज आ रही थी, तो वो भी बहुत घबरा रही होती है। तभी वहां पर निनी का बॉस आकर सभी स्टाफ से कहता है, मैंने पुलिस चीफ से बात कर ली है और हम सभी को यहाँ से जल्द निकलना है। तब निनी कहती है, लेकिन हमें जर्मन से फाइट करना चाहिए, ना कि यहाँ से भागना चाहिए। तब निनी का बॉस कहता है, तुम पूरी तरह से आजाद हो, तुम गन उठाओ और उनसे फाइट करो। तभी उनके ऑफिस के बाहर बॉम्बिंग होने लगती है, जिसे देखकर निनी और ज्यादा डर जाती है। सेंट्रल बैंक के बाहर भी फाइटर प्लेन बॉम्बिंग स्टार्ट कर चुके होते हैं, पर सेंट्रल बैंक के स्टाफ ने ऑड के ट्रक को सोने के बक्सों से भर दिया था और बैंक का स्टाफ कहता है, ये बस लास्ट कैरेट है, इसके बाद कोई कैरेट नहीं है। बैंक स्टाफ ने सोने से भरी सारी पेटियां दूसरी गाड़ियों में पहले ही भेज दी थी और आठ की गाड़ी वो आखिरी गाड़ी थी जिसमें सबसे आखिरी में सोना भरा गया था। आगे गवर्नर इंगवर को कहता है, तुम्हें गाड़ी को ड्राइव करके सीधे लिली हैमर पहुंचना है, तुम्हें गाड़ी के पीछे बैठना है और ये गन अपने पास रखो। तब इंगवर कहता है, लेकिन मैं सब नहीं कर सकता, मैं तो एक बैंक क्लर्क हूँ। तब गवर्नर कहता है, तुम बैंक के लिए काम करते हो और ये तुम्हारे लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट टास्क है। ये सोना हमारी इकोनॉमी की नींव है, इसलिए किसी भी हालत में जर्मन्स के हाथ में नहीं लगना चाहिए। इंगवर ट्रक के पीछे बैठकर नहीं जाना चाहता था, पर गाड़ी का ड्राइवर ऑड इंगवर को जबरदस्ती ट्रक के पीछे बैठा देता है और वो सोने की पेटियों से भरी गाड़ी लेकर सेंट्रल बैंक से निकल जाता है। तब रास्ते में गाड़ी के ड्राइवर ऑड को जर्मन सैनिक भी दिखाई देते हैं, जो सेंट्रल बैंक की तरफ ही बढ़ रहे होते हैं और जर्मन सैनिक के सामने से ही अपनी गाड़ी घुमाकर दूसरे रास्ते ले जाता है और तब बैंक का गवर्नर भी जर्मन सैनिकों को देख लेता है। अब मूवी के अगले सीन में हम फेडरिक को देखते हैं, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर को गाड़ी में लेने के लिए आया था। तभी फेडरिक देखता है कि वहाँ पर भी कई सारे जर्मन सैनिक आ चुके थे। तभी गाड़ी में आकर फाइनेंस मिनिस्टर और एक आदमी आकर बैठ जाता है। तब वो आदमी कहता है, सेंट्रल बैंक का सारा गोल्ड लिली हैमर के लिए भेज दिया गया है। तब फाइनेंस मिनिस्टर कहता है, और गवर्नर का क्या हुआ, क्या वो यहाँ से निकल गए? तब वो आदमी कहता है, नहीं, वो नहीं निकले हैं, उन्होंने कहा था कि वो सब संभाल लेंगे। यह सुनकर फाइनेंस मिनिस्टर फेडरिक को गाड़ी चलाने के लिए कहता है। अब मूवी में आगे हम सेंट्रल बैंक के गवर्नर को देखते हैं, जिनके सामने जर्मन सेना का मेजर ऑटो स्टोलमैन खड़ा हुआ था और मेजर ऑटो गवर्नर से बैंक के वॉल्ट रूम की चाबी मांगता है और मेजर के कहने पर गवर्नर बैंक के वॉल्ट रूम का दरवाजा खोलता है। मेजर खुशी खुशी वॉल्ट रूम के अंदर आता है। तभी वॉल्ट रूम की लाइट चालू होती है और मेजर देखता है कि पूरा वॉल्ट रूम खाली पड़ा हुआ था, वहाँ पर कुछ भी नहीं था। अब आगे सोने से भरी हुई सारी गाड़ियां सेंट्रल बैंक की ब्रांच लिली हैमर नॉर्वे तक पहुंच गई थी और बैंक का स्टाफ गाड़ियों से सोना निकालकर बैंक की ब्रांच के अंदर ले जाने लगता है और बैंक मैनेजर सभी सोने को बैंक के वॉल्ट रूम के अंदर रखवाकर डोर लॉक कर देता है और बैंक मैनेजर सभी से कहता है, अब पूरा सोना वॉल्ट रूम के अंदर सेफ है। आप सभी की मदद के लिए धन्यवाद, आप सभी यहाँ से अब जा सकते हैं। तब सभी अपनी अपनी गाड़ियां लेकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ रात हो चुकी थी, इसलिए फाइनेंस मिनिस्टर और फेडरिक भी एक सरकारी ऑफिस में रुक जाते हैं। अगले दिन सुबह वो वापस गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। तब ऑस्कर कहता है, बैंक गवर्नर ने सोचा था कि सोने का भंडार लिली हैमर के सेंट्रल बैंक की ब्रांच में सुरक्षित रहेगा, पर हमें डर है कि वो वहाँ भी सुरक्षित नहीं रहने वाला, इसलिए हमें किसी एक ऐसे आदमी की जरूरत है जो सारे गोल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने सर पर ले सके। यह सुनकर फेडरिक समझ जाता है और वो थोड़ा मुस्कुराते हुए कहता है, तो ऑस्कर तुम्हें जिम्मेदारी किसी बैंक के अधिकारी को या किसी आर्मी मैन को देना चाहिए। तब ऑस्कर कहता है, मैं तुमसे कोई फेवर नहीं मांग रहा हूँ, बल्कि ये मेरा ऑर्डर है तुम्हारे लिए। मैं तुम्हें मिशन की जिम्मेदारी देता हूँ कि तुम्हें नॉर्वे के गोल्ड को यहाँ से सुरक्षित बाहर ले जाना है। आगे उनकी गाड़ी लिली हैमर के सेंट्रल बैंक की ब्रांच के बाहर रुकती है और फेडरिक गाड़ी के बाहर निकलता है। तभी ऑस्कर उसे एक पेपर देता है। तब ऑस्कर कहता है, हमें यहाँ से सोने को वेस्ट कोस्ट तक ले जाना है, हमें वहाँ से ब्रिटिश आर्मी का समर्थन मिलेगा, वहाँ पर जहाज और सेना उपलब्ध होगी, तुम्हारे साथ एक आर्मी की कंपनी भी होगी जो तुम्हारे ऑर्डर को ही सुनेगी। तब फेडरिक कहता है, और मेरी बेटी और मेरी वाइफ का क्या, वो लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। तब ऑस्कर कहता है, तो उन्हें जल्दी देश छोड़कर निकल जाना चाहिए। यदि जर्मन को पता चला कि तुम गोल्ड ले जाने वाली टीम को लीड कर रहे हो तो तुम नॉर्वे में मोस्ट वांटेड बन जाओगे। ऐसा कहकर ऑस्कर वहां से गाड़ी लेकर निकल जाता है। अब मूवी में आगे फेडरिक लिली हैमर की उसी बैंक की ब्रांच में जाकर उसके मैनेजर से मिलता है
और फेडरिक मैनेजर से कहता है मुझे फाइनेंस मिनिस्टर ऑस्कर ने यहाँ से गोल्ड ट्रांसपोर्ट करने के लिए भेजा है। तब वो बैंक मैनेजर एंड्रियास कहता है आप हो कौन और आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। और बैंक किसी फाइनेंस मिनिस्टर के ऑर्डर पर काम नहीं करता। जब तक हमारे पास सेंट्रल बैंक के गवर्नर रिक का कोई आदेश नहीं आता तब तक मैं वॉल्ट रूम नहीं खोलने वाला। दूसरी तरफ जर्मन सेना का मेजर ऑटो सेंट्रल बैंक के गवर्नर रिक से पूछताछ कर रहा था, पर गवर्नर रिक मेजर के सामने अपना मुंह नहीं खोल रहे थे। तभी एक जूनियर आकर मेजर को बताता है आपसे कोई 2 लड़के मिलना चाहते हैं। मेजर ये सुनकर उन लड़कों से मिलने चला जाता है। वो लड़के मेजर को बताते हैं हमने 2 लोगों को लॉरी के बारे में बात करते हुए सुना था। वो आदमी लॉरी वाले से किसी मिशन के बारे में बात कर रहा था और इस मिशन में उन्हें सेंट्रल बैंक से कोई चीज लिली हैमर तक पहुंचानी थी। ये सुनकर मेजर समझ जाता है कि लॉरी में सोना ही लिली हैमर तक पहुंचाया गया होगा। दूसरी तरफ बैंक में फेडरिक अभी भी गवर्नमेंट का आदेश आने का इंतजार कर रहा होता है। तभी बैंक में फेडरिक की बहन नीनी आती है और नीनी फेडरिक से मिलकर कहती है जर्मन सेना ने पूरे ऑस्लो को घेर लिया है और सभी सरकारी दफ्तरों पर कब्जा कर लिया है। मैंने सुना है कि गवर्नमेंट ने तुम्हें भी कोई मिशन सौंपा है। तब फेडरिक कहता है मेरे पास और कोई चॉइस नहीं थी, मुझे यहाँ से रिजर्व सारा सोना एंडल्सनस तक ट्रांसपोर्ट करके ले जाना है और आगे ब्रिटिश नेवल के जहाज पर सोने को आगे पहुंचाना है। तब नीनी कहती है तो क्या आपने इसके लिए ब्रिटिश लोगों से कांटेक्ट किया। तब फेडरिक कहता है नहीं, मैंने अभी तक ब्रिटिश लोगों से कांटेक्ट नहीं किया और मुझे थोड़ा वियर्ड भी लग रहा है कि मैंने अपनी बहन को इस काम के लिए यहाँ पर बुलाया। तब नीनी कहती है मैं तुम्हारी सिस्टर होने के साथ साथ एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी हूँ और मैं तुम्हारा ये काम करने के लिए तैयार हूँ। आगे लिली हैमर की बिल्डिंग के बाहर आर्मी की एक टुकड़ी भी आ चुकी थी और आर्मी का मेजर सुंडे फेडरिक से जाकर मिलता है और उन्हें कहता है हम गोल्ड को यहाँ से ले जाने के लिए तैयार है। तब फेडरिक कहता है लेकिन एक प्रॉब्लम है। तब मेजर सुंडे बैंक के मैनेजर एंड्रियास को जाकर समझाने लगता है कि वो वॉल्ट रूम ओपन कर दे, पर एंड्रियास अभी भी अपनी जिद पर अड़ा हुआ था और वो वॉल्ट रूम खोलने के लिए तैयार नहीं होता। तब मेजर सुंडे अपने सिपाहियों को मैनेजर पर गन पॉइंट करने का इशारा करता है। तब डरकर मैनेजर एंड्रियास लॉकर रूम खोलने के लिए तैयार हो जाता है, पर मैनेजर घबराया हुआ था और वो लॉकर रूम का नया कॉम्बिनेशन भूल चुका था जो उसने रखा था। काफी कोशिश के बाद भी वो लॉकर रूम नहीं खोल पा रहा था। तब फेडरिक मेजर से कहता है क्या आपके पास कोई तरीका है जो इस लॉकर रूम को खोल सके। आगे मेजर उस लॉकर रूम के दरवाजे पर विस्फोटक लगा देता है और सभी लोग बैंक से बाहर आने लगते हैं। तब वो बैंक मैनेजर अभी भी लॉकर रूम को खोलने की कोशिश कर रहा था और वो फेडरिक से कहता है मैं इस लॉकर रूम को खोल सकता हूँ। इस बार एंड्रियास वापस से वॉल्ट रूम के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है और वॉल्ट रूम का दरवाजा खुल जाता है। फेडरिक वॉल्ट रूम के अंदर जाकर इतनी सारी सोने की पेटियां देखकर चौंक जाता है। दूसरी तरफ नीनी भी ब्रिटिश आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए वहां से निकल चुकी थी। तभी नीनी देखती है कि अंधेरों में एरोप्लेन से भी पैराशूट के द्वारा जर्मन सैनिक नॉर्वे पर कब्जा करने के लिए उतरने लगे थे। दूसरी तरफ जर्मन सेना का मेजर ऑटो अपनी सेना की टुकड़ी लेकर लिली हैमर के लिए निकल गया था और लिली हैमर में बैंक के बाहर नॉर्वे सेना की टुकड़ी ने सारे सोने को वापस गाड़ियों में भर दिया था। इन गाड़ियों में उस ड्राइवर ऑट की भी गाड़ी थी जिसके अंदर इंगवर बैठा हुआ था। तब मेजर सुंडे इंगवर को वापस पीछे बैठाकर ड्राइवर सीट के पास जाकर बैठ जाता है। आगे उन सारी गाड़ियों को रेलवे स्टेशन तक ले जाया जाता है जहां पर उन सोने से भरे बक्सों को रेल के एक डब्बे में भरा जाने लगता है और फेडरिक उन एक बक्से की संख्या और उनका वजन पेपर में लिखने लगता है ताकि किसी भी बक्से के नंबर से सोना गायब हो तो उन्हें पता चल सके। तब मेजर सुंडे फेडरिक से कहता है क्या ये सब करना जरूरी है। तब फेडरिक कहता है हाँ ये बहुत जरूरी है, इसलिए मुझे ये करना पड़ रहा है। मेजर सुंडे को जल्द वहाँ से निकलना था क्योंकि जर्मन सेना लिली हैमर की तरफ ही बढ़ रही थी। आगे सोने के बक्सों को ट्रेन में भरा जा रहा था। तभी फेडरिक मेजर सुंडे से पूछता है मेजर सुंडे हम जर्मन पैरा ट्रूप्स का क्या करने वाले हैं। ये सुनकर मेजर सुंडे वहां से चला जाता है और वो इंगवर और उस ड्राइवर ऑट के पास जाकर उन्हें कहता है हमें एक वेन गार्ड की जरूरत है जो हमें आगे जाकर जर्मन सेना की एक्टिविटी की सूचना दे। जर्मन सैनिक आगे हमारी ट्रेन रोक सकते हैं और इसका मतलब है हम सभी वहां पर मारे जाएंगे, इसलिए तुम इस फ्लायर गन को अपने पास रखो और आगे तुम्हें जर्मन सैनिकों की कोई भी एक्टिविटी नजर आए तो तुम इसे हवा में फायर करना। आगे ऑड और इंगवर टॉर्च लेकर पटरियों पर चलने वाली गाड़ी लेकर निकल जाते हैं। आगे सारे बक्सों की काउंटिंग करने के बाद फेडरिक बैंक के मैनेजर एंड्रियास से कहता है हमने सारा सोना काउंट कर लिया है, हमें टोटल 1503 कैरेट मिले हैं। इनका इस सोने का टोटल वेट 52 टन है, प्लीज आप पेपर पे साइन कर दीजिए। यह सब सुनकर एंड्रियास उन पेपर पर साइन कर देता है जिस पर सोने की काउंटिंग लिखी हुई थी। पेपर पर साइन करने के बाद फेडरिक उस ट्रेन में बैठकर आर्मी वालों के साथ निकल जाता है और अब वो सारा सोना ट्रेन में मौजूद था जिसमें आर्मी वाले भी मौजूद थे। ट्रेन को वहां से निकले हुए काफी देर हो चुकी थी और तब बैंक की ब्रांच में जर्मन सेना का मेजर ऑटो भी पहुंच जाता है और उसके सामने बैंक के मैनेजर एंड्रियास को लाया जाता है। लिली हैमर बैंक की वॉल्ट को भी खाली देखकर मेजर ऑटो काफी गुस्सा था और वो सख्ती से एंड्रियास से सवाल करने लगता है। मेजर एंड्रियास से पूछता है वो सारा गोल्ड कहाँ पर है।
तब एंड्रियास कहता है मुझे नहीं पता। तब मेजर एंड्रियास के सामने अपनी गन निकाल लेता है। अब सुबह हो चुकी थी और इंगवर और ड्राइवर ऑड अभी भी ट्रेन की पटरियों पर वो गाड़ी चला रहे थे। वो लोग आगे बढ़ ही रहे थे, तभी उन्हें ब्रिज पर एक जर्मन सिपाही पैराशूट के जरिए लटका हुआ मिलता है। ये देखकर ऑड उसके करीब जाता है। तभी वो सिपाही ऑड की गर्दन को पकड़ लेता है और हाथापाई में उस सिपाही के बैग से ग्रेनेड नीचे गिर जाता है। ऑड और इंगवर नीचे झुक जाते हैं और वो ग्रेनेड वहीं फट जाता है और वो जर्मन सिपाही भी वहीं मारा जाता है। ग्रेनेड फटने की आवाज ट्रेन में बैठे लोगों तक भी पहुंच गई थी और वो समझ गए थे आगे कुछ गड़बड़ है, इसलिए वो लोग सतर्क हो जाते हैं और आगे उन्हें कुछ हथियारबंद लोग मिलते हैं। ट्रेन रुकती है और आर्मी के लोगों को पता चलता है कि वो लोग नॉर्वे के लोकल लोग ही थे और उन्होंने इंगवर और उस ड्राइवर ऑड को भी पकड़ लिया था। उसमें से एक आदमी ट्रेन में बैठे हुए लोगों से पूछता है आप लोग कहाँ पर जा रहे हो, क्योंकि इन लोगों ने हमें कुछ नहीं बताया। तब फेडरिक कहता है ये एक टॉप सीक्रेट मिशन है, हम इसके बारे में ज्यादा नहीं बता सकते। तब मेजर सुंडी उन लोगों को बताता है इन दोनों को पटरियों पर हमने ही भेजा था ताकि आगे जर्मन सैनिक हो तो ये हवा में फायर करके हमें आगाह कर सके। तब वो आदमी कहता है हमें यहाँ पर अब तक 2 ही जर्मन सैनिक मिले हैं जो पैराशूट से नीचे उतरे थे और मुझे लगता है आप लोगों को यहाँ से जल्दी निकलना चाहिए क्योंकि काफी सारे जर्मन प्लेन यहाँ पर पेट्रोलिंग कर रहे हैं। ये सुनकर फेडरिक के साथ सेना की टुकड़ी ट्रेन लेकर वहाँ से निकल जाती है। अब उन्हें डर था कि जर्मन प्लेन्स उनकी ट्रेन को देख न ले, इसलिए उजाले में वो ट्रेन को एक टनल के अंदर जाकर खड़ा कर देते हैं ताकि पेट्रोलिंग करने वाले जर्मन प्लेन उनकी ट्रेन को देख न सके। वो लोग प्लान करते हैं कि अब वो ट्रेन को रात में ही ले जाएंगे ताकि जर्मनी की प्लेन उन्हें आसानी से देख न सके। दूसरी तरफ जर्मन सेना का मेजर ऑटो भी अब उस ट्रेन की तलाश में था क्योंकि उसे बैंक मैनेजर एंड्रेस से पता चल चुका था कि वो सारा सोना ट्रेन में ले जाया गया है। और मेजर ऑटो अपनी एयरफोर्स को सूचना देते हुए कहता है नॉर्वे गवर्नमेंट के लोग उस सारे सोने को देश से बाहर ले जाना चाहते हैं और वो सारा सोना अब एक ट्रेन में है, इसलिए हमें और प्लेन्स चाहिए होंगे। हमें उस ट्रेन को किसी भी तरह से ढूंढना होगा। वो लोग उस ट्रेन को कॉस्ट ऑफ मोरे ले जाने वाले हैं जो कि ब्रिटिश आर्मी के कंट्रोल में है और वहां से वो ट्रेन में रखे सोने को शिप में लोड कर देंगे। अब रात हो चुकी थी और जिस टनल के अंदर ट्रेन खड़ी हुई थी उसके ऊपर अभी भी प्लेन मंडरा रहे थे। अंधेरा हो चुका था तो मेजर सुंडे और फेडरिक ट्रेन बाहर निकालने का तय करते हैं। पूरी रात सफर करते हुए अब वापस सुबह हो चुकी थी और ट्रेन में बैठे लोगों को नींद आ रही थी। तभी आगे ट्रेन रुक जाती है और तभी एक सिपाही मेजर सुंडे से कहता है सामने से एक सिविलियन वुमन आ रही है। यह सुनकर फेडरिक बाहर देखता है तो बाहर उनकी ट्रेन की तरफ नीनी बढ़ रही थी और नीनी को देखकर फेडरिक मेजर सुंडे को कहता है ये मेरी बहन है। नीनी ट्रेन में चढ़ती है और ट्रेन वापस आगे बढ़ जाती है। आगे नीनी मेजर सुंडे को इन्फॉर्मेशन देती है मैंने ब्रिटिश आर्मी से कांटेक्ट कर लिया है, उन्होंने एंडल्स नेस का कोस्ट हमारे लिए क्लियर कर दिया है। ये सुनकर मेजर और आर्मी वाले सभी लोग खुश होते हैं कि आगे उनकी यात्रा सेफ रहेगी। आगे उन लोगों की ट्रेन एंडल्सनस कोस्ट तक पहुंच गई थी जहां पर पहले से ही एक जहाज खड़ा हुआ था जो जहाज ब्रिटिश आर्मी का था। कोस्ट तक पहुंचकर वो सभी लोग बहुत खुश होते हैं और आगे वो सोने से भरे बक्सों को शिप में चढ़ाने लगते हैं और फेडरिक वापस से उन बक्सों के वजन और उनके नंबर नोट करने लगता है। ये देखकर मेजर सुंडे कहता है क्या हमें वापस से काउंट करना होगा। तब फेडरिक कहता है इस टॉपिक पर मैं बार बार आपसे आर्गुमेंट नहीं कर सकता। ये सुनकर मेजर गुस्सा होता है और अपनी सेना की टुकड़ी को जल्दी जल्दी बक्सों को शिप में चढ़ाने के लिए कहता है। आगे वहां मौजूद सभी लोग उन बक्सों को फेडरिक को काउंट करवाकर शिप में चढ़ाने लगते हैं और दूसरी तरफ जर्मन सेना के प्लेन्स को भी सूचना मिल चुकी थी। ये सूचना मिलते ही जर्मन सेना के कई सारे प्लेन निकल जाते हैं और प्लेन कोस्ट पर मौजूद लोगों पर गोलियां चलाने लगते हैं और सभी दूर अफरा तफरी मच चुकी थी। अपनी अपनी जान बचाने के लिए सभी लोग ट्रेन में चढ़ जाते हैं और ट्रेन चलने लगती है। तभी जर्मन आर्मी के प्लेन्स ट्रेन पर बॉम्बिंग भी करने लगते हैं और प्लेन कोस्ट को और ट्रेन को काफी नुकसान पहुंचाकर वहां से निकल जाते हैं। सभी लोग ट्रेन से बाहर निकलते हैं और फेडरिक देखता है कि ट्रेन में अब आग लग चुकी थी और सेना के जवान उस आग को बुझाने की कोशिश कर रहे थे। कई सारे लोग इस बीच घायल भी हो चुके थे। ये सब देखकर मेजर सुंडे गुस्सा होता है और वो फेडरिक से कहता है और तुम हमारा कितना ब्लड चाहते हो? यहाँ हमारे जवानों की जान दांव पर लगी है और तुम्हें सिर्फ बक्सों की काउंटिंग करना है। मेजर सुंडे फेडरिक पर काफी ज्यादा चिल्लाकर वहाँ से निकल जाता है। आगे नीनी किसी से फोन पर बात करती है और वो फेडरिक को जाकर बताती है एंडलनेस टेलीग्राफ का ब्रिटिश लोगों से कांटेक्ट टूट चुका है। ब्रिटिश लोग शिप लेकर निकल चुके हैं और अब हमें नहीं पता वो कहां पर गए हैं। हमें वापस एंडलनेस जाकर उस शिप को ढूंढना होगा। फेडरिक को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और वो नीनी को कोई भी जवाब नहीं देता। तब नीनी फेडरिक को लेकर अकेले में जाती है और उसे समझाती है कि ये मिशन तुम्हें पूरा करना है। तब नीनी फेडरिक को समझाती है हमारे पास नॉर्वे का फ्यूचर है और हम उन्हें जर्मन लोगों को नहीं सौंप सकते। आगे नीनी और ग्रीक नाम का नॉर्वे का फेमस सिपाही एंडलनेस के लिए निकल जाते हैं ताकि वो कोस्ट पर जाकर
जाकर ब्रिटिश शिप का पता लगा सके। और दूसरी तरफ सेना की टुकड़ी वापस पेटियां बनाकर सोने को पैक कर रही थी। अब रात होती है और नीनी और ग्रीक वापस उसी जगह पर पहुंचते और नीनी फेडरिक को बताती है मैंने किसी से ब्रिटिश आर्मी से कांटेक्ट करने के लिए बोला है और जैसे उनसे कांटेक्ट होता है तो ब्रिटिश आर्मी हमें कॉल करेगी। और दूसरी बात ये कि मुझे एक नया मिशन मिला है, इसलिए मुझे मॉल्डे से 4 कैरेट पेपर नोट मिलने वाले हैं जिसे मुझे पहुंचाना है। ये कहकर नीनी फेडरिक के गले लगकर वहां से अपने मिशन के लिए निकल जाती है। अब वहां पर सभी लोग ब्रिटिश आर्मी के कांटेक्ट करने का वेट कर रहे थे, तभी वहां पर सुबह हो जाती है और सुबह सुबह फोन बजने लगता है। फेडरिक फोन अटेंड करता है तो उसे आगे से सूचना मिलती है और फेडरिक मेजर सुंडे को बताता है एक आखिरी शिप यहाँ से निकलने वाली है जो मोल्डे में राजा और गवर्नमेंट के लोगों को लेने जाएगी और उस शिप में काफी सारी जगह भी है, इसलिए हमें कोस्ट तक पहुंचना होगा। ये सुनते ही सुंडे बाहर जाकर अपने आदमियों को आदेश देता है ट्रेन का ट्रैक टूट चुका है, इसलिए ट्रेन यहाँ से आगे नहीं जा सकती, इसलिए हमें गाड़ी का इंतजाम करना होगा यहाँ से सोने को आगे ले जाने के लिए। तब सभी सिपाही गाड़ियाँ लाने के इंतजाम में लग जाते हैं और थोड़ी देर में सिपाही वहाँ पर कुछ गाड़ियाँ और बस लेकर आ जाते हैं। दूसरी तरफ जर्मनी का मेजर ऑटो भी उस जगह पर सिपाही लेकर पहुँचने वाला था जहाँ पर वो ट्रेन रुकी हुई थी। आगे वापस सोना ट्रेन से गाड़ियों में भरा जाना था और फेडरिक वापस से बक्सों की काउंटिंग करना चाहता था। तब मेजर सुंडे इस बात का विरोध करता है और वहाँ मौजूद लोगों को समझ नहीं आता कि वो किसकी बात सुने। तब वहीं मौजूद सिपाही ग्रीक सोने की पेटी को उठाकर उसे फेडरिक के टेबल पर रखता है और काउंटिंग करवाते हुए उसे लॉरी में भरने लगता है। ग्रीक को देखा देखी सभी सिपाही बक्सों की काउंटिंग करवाकर लॉरी में रखवाने लगते हैं। सभी गाड़ियों में बॉक्स रखवाकर वो जल्दी जल्दी वहां से निकलने लगते हैं क्योंकि उन्हें जर्मन्स के वहां आने की सूचना मिल चुकी थी। और उनके निकलने के बाद जर्मन मेजर ऑटो भी वहां पहुंच जाता है और वो देखता है वहां पर कोई भी मौजूद नहीं था। दूसरी तरफ जर्मनी के प्लेन भी उस एरिया में लॉरी के कॉन्वॉय को ढूंढ रहे थे, पर फेडरिक ने पहले ही सभी लॉरियों को अलग अलग रास्ते से मोल्डे के कोस्ट तक पहुंचने के लिए कहा था, इसलिए सभी लॉरियां अलग अलग रास्ते से एक एक करके आ रही थी और जर्मन प्लेन उन्हें देखने के बाद भी उन्हें इग्नोर कर देते थे। तब जर्मन प्लेन के पायलट मेजर ऑटो से कहते हमें कोई भी लॉरी का कॉन्वॉय नजर नहीं आ रहा है, हमें यहाँ पर एक लॉरी नजर आई थी जिसमें सामान रखा हुआ था। तब मेजर ऑटो कहता है हमें एक से ज्यादा गाड़ियां चाहिए जो एक साथ जा रही हो, क्योंकि सोना काफी ज्यादा है और वो एक लारी में नहीं आ सकता। आगे जिस बस में फेडरिक था वो भी फंस जाती है। तब सिपाही उस बस को किसी तरह से निकालते हैं और वो लोग उस जगह पर पहुंचते जहां पर उन्हें फेरी मिलने वाली थी। वहां पर मेजर सुंडे पहले से मौजूद था और वो फेडरिक को कहता है फेरी जल्दी यहाँ पर आने वाली है, हमने सारी गाड़ियों को फेरी के जरिए दूसरी तरफ भेज दिया है, पर एक गाड़ी अभी भी यहाँ पर नहीं पहुंची है। ये गाड़ी ड्राइवर ऑड और इंगवर की थी, जो गाड़ी रास्ते में खराब हो चुकी थी और वो दोनों गाड़ी सुधारने की कोशिश करने लगते हैं। दूसरी तरफ फेरी आ चुकी थी और फेडरिक अपनी बस को फेरी में चढ़ा देता है। तब मेजर सुंडे फेडरिक को कहता है अभी हम लास्ट गाड़ी आने का वेट नहीं कर सकते, इसलिए हमें यहाँ से निकलना होगा। तब फेडरिक शोल्डर से कहता है हमें बस को फेरी से निकालना होगा ताकि लॉरी अंदर आ सके। और आगे फेडरिक और सभी लोग बस के अंदर रखे सोने के बॉक्स को फेरी में रखने लगते हैं। दूसरी तरफ ड्राइवर ऑड और इंगवर भी उस गाड़ी को स्टार्ट कर देते हैं और वो जल्दी जल्दी फेरी तक जाने लगते हैं। फेडरिक भी फेरी से बस को निकाल देता है ताकि लॉरी अंदर आ सके। तभी उन्हें वहां पर जर्मन फाइटर प्लेन आता हुआ दिखाई देता है और तब तक वहां पर ऑड की गाड़ी भी पहुंच जाती है। फाइटर प्लेन ऑड की गाड़ी पर लगातार गोलियां चलाने लगता है, पर ऑड उस गाड़ी को किसी तरह से फेरी तक पहुंचा देता है और उसके बाद फेडरिक भी बस को फेरी में चढ़ा देता है। तब तक वहां पर जर्मन सेना की टुकड़ी और मेजर ऑटो भी पहुंच जाते हैं और वो लोग भी फेरी पर फायरिंग करने लगते हैं, पर फेरी किसी तरह से उनकी पहुंच से दूर निकल जाती है। मेजर ऑटो भी अपनी आंखों के सामने फेरी को जाते हुए देखता है और वो अपने लेफ्टिनेंट से कहता है हमें पता है ये लोग कॉन्वॉय लेकर मोल्डे जाने वाले हैं, इन्हें रोकने के लिए हमें जो करना पड़े वो करो, भले ही मोल्डे सिटी को एक ग्राउंड की न बनाना पड़े, हमें बस नॉर्वे के गोल्ड को ब्रिटिश लोगों तक पहुंचने से किसी भी तरह से रोकना है। प्लेन्स को वापस बुलाओ और इन्हें अपना पावर दिखाओ। अब फेडरिक अपनी लॉरी का कॉन्वॉय लेकर मोल्डे सिटी पहुंचता है तो सभी लोग देखते हैं कि जर्मन प्लेन ने मोल्डे में बॉम्बिंग की और पूरे शहर को जला दिया। मोल्डे में अब चारों तरफ आग ही आग नजर आ रही थी। तब फेडरिक किसी तरह गाड़ी के जत्थों को कोस्ट तक लेकर जाता है। तभी वहां पर नीनी आकर फेडरिक से मिलती है और वो कहती है हमारे पास बहुत ही कम टाइम बचा है क्योंकि किंग यहाँ पर आकर शिप में बैठने वाले हैं और ये शिप तब नहीं रुकेगी। तब इंगवर और फेडरिक जल्दी जल्दी सोने की पेटियों की काउंटिंग कराकर उसे शिप में चढ़ाने वाले थे। तब वहां पर गवर्नमेंट के कुछ ऑफिसर आते हैं जिसमें फाइनेंस मिनिस्टर ऑस्कर भी था और ऑस्कर फेडरिक को कहता है तुमने काफी अच्छा काम किया। और तभी वहां पर किंग भी आ जाते हैं और उन्हें देखकर सभी अपने सर झुका लेते हैं। किंग सभी को देखते हुए शिप में चले जाते हैं।
तब फेडरिक ऑस्कर से कहता है हमें शिप को थोड़ी देर रुकवाना होगा क्योंकि हमें इसमें सोने के बॉक्स चढ़ाने हैं। तब ऑस्कर कहता है इसमें मैं तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता, तुम्हें किसी तरह से सोना पहुंचाना होगा। और आगे वो शिप किंग को और गवर्नमेंट के ऑफिसर को लेकर वहां से निकल जाती है। फेडरिक को अब कुछ समझ नहीं आता कि वो अब क्या करेगा। तभी वहां जर्मनी के प्लेन्स आ जाते हैं और वो गाड़ियों पर और कोस्ट पर बॉम्बिंग करने लगते हैं और गोलीबारी और बॉम्बिंग में इंगवर को बचाने के लिए ड्राइवर ऑड भी मारा जाता है। इस गोलीबारी और बॉम्बिंग से सभी के हौसले पस्त हो चुके थे और उनके पास कोई साधन भी नहीं बचा था सोने को ब्रिटिश लोगों तक पहुंचाने के लिए। अब सुबह हो चुकी थी और वो सभी लोग लारियों में वापस सोना भर के वहां से निकल जाते हैं कोई और रास्ता खोजने के लिए। और वो किसी तरह मोल्डे से कुछ दूरी पर स्थित टिटन तट तक पहुंच जाते हैं। वहां पर समुद्र तट पर कुछ नौकाएं मौजूद थी। तब फेडरिक एक नौका के मालिक से मिलकर उसे बताता है हम लोग सेंट्रल बैंक ऑफ नॉर्वे की तरफ से है और हमें नॉर्वे का गोल्ड रिजर्व देश से बाहर ले जाना है उससे पहले कि जर्मन आर्मी हमारे तक पहुंचे। ये सुनकर नौका का मालिक फेडरिक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है और अब वो लोग सोने को नौका के बेसमेंट में रखवा देते हैं और उनकी नौका चलने लगती है। तभी वो लोग देखते हैं कि जर्मन प्लेन उनकी नौका की तरफ ही आ रहे थे। ये देखकर वो सब लोग भी बेसमेंट में छिप जाते हैं। जर्मन प्लेन में मेजर ऑटो भी मौजूद था और वो खाली नौका देखकर उन पर बॉम्बिंग नहीं करता क्योंकि उसे समुद्र में कई सारी नौकाएं नजर आ रही थी और उसे समझ नहीं आ रहा था कि इनमें सोना है भी या नहीं। तब मेजर ऑटो अपने पायलट से कहता है हमने सोने को खो दिया, अब हमें वापस घर निकलना चाहिए और वो प्लेन लेकर वहां से निकल जाता है। अब सभी लोग नौका से बाहर निकलकर चैन की सांस लेते हैं और नीनी किसी से फोन पर बात करके फेडरिक को बताती है तुम्हारी बेटी और वाइफ का पता चल चुका है, वो स्वीडन में बिल्कुल सेफ है। यह सुनकर फेडरिक बहुत खुश होता है और ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों इस मिशन में 9 मई 1940 को 18 टन सोने को नॉर्वे के ट्रुम्सो तक पहुंचाया गया था और जर्मन सेना की घुसपैठ के 1 महीने बाद इसे इंग्लैंड भेज दिया गया था। ये गोल्ड नॉर्वे के बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट था ताकि वॉर के बाद वो लोग अपने देश को फिर से बिल्ड कर सके। आगे हमें फेडरिक और नीनी के रियल फोटो दिखाए जाते हैं जो कि इस मिशन में शामिल थे। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें बताइए कमेंट सेक्शन में। हमारे इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले क्योंकि पिक्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त।